नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित आगे के प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो में नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित टोटल 9 प्रश्नों को सोल्व करा दिया है, जो कि अलग अलग प्रश्न हैं। दोस्तों, हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित अलग अलग प्रश्नों को सोल्व करा रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों पर पकड़ बन सके। दोस्तों, ये सभी के सभी जो प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग किसी भी प्रश्न को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। मैं आप सभी को ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन कम से कम समय में सोल्व करना सिखाता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है अर्थात 10वां जो प्रश्न है वो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। आप लोग पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, एक नाव धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तक जाने और धारा के साथ उसी दूरी के आधे में लौटने के लिए लगाए गए समय का अनुपात 18:5 है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटा है तो धारा के साथ 6 घंटे और धारा के विपरीत 8 घंटे में नाव द्वारा तय की गई दूरी क्या है, यही आप लोगों को बतानी है, ठीक है। दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है, एक नाव द्वारा धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तक जाने और धारा के साथ उसी दूरी के आधे में लौटने के लिए गए समय का अनुपात 18:5 है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। सबसे पहले हम यहाँ पर दूरी को मानकर चलेंगे d, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों कि जो दूरी है वो है d, ठीक है। नदी में जो धारा की चाल है वो है y। देखिए, आप लोग हमेशा और हमेशा शांत जल में नाव की चाल को समझ कर चलिएगा 1 किलोमीटर पर घंटा, और धारा की चाल को समझ कर चलिएगा y किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और हमने यहाँ पर दूरी को d मान ही लिया है, ठीक है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, होता है ना जी। तो हम यहाँ पर चाल को लेकर चलेंगे, देखेंगे कि चाल कैसा है, धारा के साथ है या धारा के विपरीत है। दोस्तों, क्वेश्चन में कहा जा रहा है धारा के विपरीत, ठीक है। तो हम यहाँ पर धारा के विपरीत लेकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो चुका है x माइनस वाई और गुना में बाबू लिख लेते हैं t1। मानकर चलते हैं कि समय जो लग रहा है वो लग रहा है t1, ठीक है। समय एक ही नहीं है बल्कि अलग अलग है, तो हम यहाँ पर t1 ले लेंगे, ठीक है। धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तक जाने और धारा के साथ उसी दूरी के आधे में लौटने के लिए गए समय का अनुपात 18:5 है। दोस्तों, जब धारा के साथ वह नाव लौट रहा है तो उसे दोस्तों आधी दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है। तो जानते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूरी का आधा कर लेंगे। कब? जब चाल धारा के साथ रहेगा तब, ठीक है। दोस्तों,
दूरी का आधा यानी कि d/2 अब बराबर यहाँ पर धारा के साथ चाल हो जाएगा x प्लस y गुना मानकर चलते हैं कि धारा के साथ आधी दूरी तय करने में लगने वाला जो समय है वो है t2। ठीक है, यहाँ पर समय लेकर चलते हैं हम लोग t2। ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर हमें किसी भी तरीके से t1 अनुपात t2 के रूप में लेकर चले आना है। किस रूप में? t1 अनुपात t2 के रूप में। तो ऐसे आ सकता है, देखिए तो दोस्तों यहाँ पर 2 भागा के रूप में है, इधर चला जाएगा तो हो जाएगा गुणा के रूप में, यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा। देख सकते हैं हाई है समीकरण 1 और हाई है समीकरण 2। अभी इसको मानकर चलते हैं समीकरण 2। दोस्तों इन दोनों समीकरणों का LHS पक्ष आपस में बराबर है, इसलिए इन दोनों समीकरणों का RHS पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा। दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू t1 बराबर 2 इंटू 2 को पहले लिख लेंगे 2 इंटू x प्लस वाई गुना t2 ऐसे। ठीक है, अब हमें t1 अनुपात t2 लेना है। दोस्तों t1 अनुपात t2 बराबर लिख सकते हैं, बताइए, देखिएगा ध्यान से आप लोग, अगर t2 आएगा इधर तो x माइनस वाई चला जाएगा इधर, तो हो सकता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई का मान दिया हुआ है तो लिख दीजिए, नहीं दिया हुआ है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, दिया हुआ है का तो नीचे आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, समय का अनुपात क्वेश्चन में दिया गया है कितना? 18:5। कितना? 18:5। कहने का मतलब ये हुआ कि t1 का जो मान है वो है 18 और t2 का जो मान है वो है 5, तो हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना करते हैं। दोस्तों जब हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आ जाएगा 18x माइनस 18y, 5 दूनी के 10, 10 को x से गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा? 10x प्लस, यहाँ पर देखिए 5 दूनी के 10, 10 को y के साथ गुना किया जाएगा तो कितना आएगा? 10y, तो हम यहाँ पर 10y लिख लेंगे। ठीक है, देखिएगा इधर 18x है प्लस और इधर 10x है प्लस, 18x में से 10x चला जाएगा तो बचेगा 8x बराबर माइनस 18y इधर चला जाएगा तो दोस्तों हो जाएगा माइनस 18y इधर जाएगा ना तो हो जाएगा प्लस 18y, और इधर पहले से प्लस 10y है, 18y प्लस 10y इजिकल टू 28y, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 28 गुना y। ठीक है, y का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, अर्थात धारा की चाल क्वेश्चन में दिया गया है 4 किलोमीटर पर घंटा। हम y के स्थान पर 4 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कटा देंगे, 4 दूनी के 8 कट गया, फिर हम 28 को 2 से कटा देंगे तो x बराबर मिल जाएगा कितना? तो x बराबर मिल जाएगा 14, 14 दूनी के 28 कटेगा ना 14 बार में, 14 दूनी के 28। लो भैया, शांत जल में नाव की चाल आ गया 14 किलोमीटर पर घंटा, और पहले से पता था कि धारा की चाल है 4 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है, सुनिएगा, धारा के साथ 6 घंटे और धारा के विपरीत 8 घंटे में नाव द्वारा तय की गई दूरी। दोस्तों सबसे पहले हम दूरी निकालते हैं धारा के साथ। दोस्तों चूंकि धारा के साथ निकालनी
नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं कि शांत जल में नाव की चाल में धारा की चाल को ऐड कर देते हैं। दोस्तों शांत जल में नाव की चाल है 14 किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल है 4 किलोमीटर पर घंटा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 18 किलोमीटर पर घंटा। समय है 6 घंटा, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 108 किलोमीटर। जानते हैं ना आप लोग, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। इसी प्रकार से हम लोग अगला दूरी निकालेंगे धारा के विपरीत के लिए। दोस्तों धारा के विपरीत के लिए दूरी तय करने में लगने वाला जो समय है वह है 8 घंटा। तो दोस्तों धारा के विपरीत के लिए इसमें मान क्या आएगा, चाल के स्थान पर मान आएगा 10, यानी कि शांत जल में नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। ठीक है, 10 8 80, ठीक है, 108 में 80 को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी निकल कर आ जाएगी कितना, 188 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर सवाल का। बात करते हैं 11 नंबर सवाल में। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर सवाल को बताने से पहले मैं इसे मिटा देता हूं, तब तक आप लोग सवाल को देखकर समझने का प्रयास कीजिएगा। 11 नंबर सवाल में बताया जा रहा है दो नाव ए और बी दो बिंदुओं पी और क्यू से क्रमशः नदी के प्रवाह के साथ एक नदी में चलना शुरू करती है। नाव ए की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और क्यू तक पहुंचने के लिए धारा के साथ जाती हैं, जबकि बी की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और पी तक पहुंचने के लिए धारा के विपरीत जाती है। यदि ए और बी के समय का अनुपात 5:6 है तो वापसी यात्रा के लिए ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए जो ए वाला नाव है ना, जो ए वाला नाव है उसकी चाल दिया गया है शांत जल में कितना, तो दोस्तों शांत जल में उसकी चाल दिया गया है 10 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, जो बी वाला नाव है उसकी जो चाल है वो दोस्तों दिया गया है कितना, उसकी चाल दिया गया है 12 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग दो गो बिंदु ले लेते हैं। एक गो बिंदु हो जाएगा P और एक गो बिंदु हो जाएगा Q। क्वेश्चन में कहा गया है दो नाव A और B दो बिंदुओं P और Q से क्रमशः नदी के प्रवाह के साथ एक नदी में चलना शुरू करती है। नाव A की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और Q तक पहुंचने के लिए धारा के साथ जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर P बिंदु से Q बिंदु तक पहुंचना है तो आपको P से Q तक पहुंचने के लिए D दूरी तय करनी पड़ेगी। मानकर चलते हैं दोस्तों कि P से लेकर Q तक की जो दूरी है वो है D, और साथ ही धारा का जो प्रवाह है वो दोस्तों किधर है, वो है P से Q की ओर। क्वेश्चन पर दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में यही ना कहा गया है Q तक पहुंचने के लिए धारा के साथ जाती है, यानी कि धारा का जो प्रवाह है वो है P से Q की ओर। किस ओर, P से Q की ओर। ठीक है दोस्तों, जो नाव A है ना वो दोस्तों P बिंदु से चलना शुरू करती है, P बिंदु से चलना शुरू करती है, और जो नाव B है वो दोस्तों Q बिंदु से चलना शुरू करती है। तो आप लोग स्वयं ही समझ सकते हैं कि जब नाव A
P बिंदु से चलना शुरू करेगी तो इसकी चाल हो जाएगा धारा के अनुकूल, और जब नाव B Q बिंदु से चलना शुरू करेगी तो इसकी चाल हो जाएगा धारा के प्रतिकूल। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं कि नाव A की चाल निकालते हैं धारा के साथ। तो दोस्तों धारा के साथ नाव A का जो चाल है वो हो जाएगा भैया कितना, तो वो हो जाएगा भैया 1 से प्लस नहीं चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर घंटा, तो हो जाएगा 10 + y बस। ठीक है, मानकर चलते हैं धारा की चाल है y। बात करते हैं बी वाले नाव की चाल का। तो दोस्तों बी वाले नाव की चाल कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा 12 - y। क्यों? क्योंकि यह धारा के प्रतिकूल आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर 12 - y ले लेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में सारी बात आ रही होगी। दोस्तों समय का अनुपात दिया हुआ है, अर्थात T1 अनुपात T2 दिया हुआ है कितना, तो दिया हुआ है 5:6। भैया हम सबसे पहले दूरी को निकालेंगे। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है मालिक, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। हम लोग सबसे पहले धारा के अनुकूल तय की गई दूरी निकालते हैं। तो दोस्तों धारा के अनुकूल तय की गई दूरी निकलेगा किस तरीके से, तो ऐसे 10 + y गुने T1। मानकर चलते हैं कि जो समय लग रहा है दूरी तय करने में धारा के अनुकूल वो लग रहा है T1। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों अगला जो है ना स्थिति, उस पर अगले स्थिति में जो नाव है वो दोस्तों धारा के प्रतिकूल दूरी तय करती है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 12 - y। मानकर चलते हैं कि दूरी तय करने में नाव बी द्वारा लिया गया जो समय है वो है T2। कितना है, T2। ठीक है दोस्तों, T1 का मान दिया हुआ है 5 और T2 का मान दिया हुआ है 6, इसलिए हम T1 के स्थान पर लिखेंगे 5 को और T2 के स्थान पर लिखेंगे 6 को। लो भैया हमने लिख लिया। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं कि इन दोनों समीकरणों का LHS पक्ष आपस में बराबर है। देखिए इन दोनों समीकरणों का जो LHS पक्ष है वो आपस में बराबर है, इसलिए इनका जो RHS पक्ष होगा वो भी आपस में बराबर हो जाएगा। स्मार्ट तरीका से काम करेंगे। जब दोस्तों बराबर हो जाएगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। देखिए 10 + y × 5 बराबर 12 - y × 6। हमें चाहिए 5/6, तो लो भैया लिख देते हैं 5/6। 5/6 करेंगे तो आ जाएगा 12 - y बटा में 10 + y। कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 10 × 5 = 50 + 5y बराबर में 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72 - 6y। ठीक है, हो सकता है नीचे दिखाई ना दे तो आगे दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए इधर 5y है, इधर -6y है, इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 11y बराबर। देखिए इधर 72 है, इधर 50 है, 72 में से 50 जाएगा तो बचेगा भैया 22 कट जाएगा 11 से, निकल कर आ जाएगा y बराबर 2। यानी कि धारा की जो चाल होगी वो होगी 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न पर। दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है वापसी यात्रा के लिए A और B द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहले समय का अनुपात था 5:6। कब? जब यात्रा वापसी की नहीं की गई थी तब। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर वापसी यात्रा से पहले नाव की चाल 12 - y है तो वापसी यात्रा के लिए जो नाव की चाल होगी वो हो जाएगी 12 + y।
अगर वापसी यात्रा से पहले नाव की चाल 10 + y है तो दोस्तों वापसी यात्रा के लिए नाव की चाल हो जाएगी 10 - y। अरे भाई जब नाव ए धारा के अनुकूल गया है तो इसे वापसी यात्रा के लिए धारा के प्रतिकूल न आना पड़ेगा। जब नाव बी धारा के प्रतिकूल गया है तो इसे वापसी यात्रा के लिए धारा के अनुकूल ही न आना पड़ेगा। बताइए इन दोनों नावों के लिए जो धारा है वो बदल नहीं ना जाएगी? बताइए ऐसा होता है? नहीं ना होता है। तो दोस्तों उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि चाल के स्वरूप को बदल देंगे। ठीक है, y का मान आया हुआ है 2 तो भैया हेजा हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 8 कटा देंगे 2 × 7 = 14 और यहाँ पर हो जाएगा 2 × 4 = 8। यानी कि समय का जो अनुपात होगा वो होगा 7:4। कितना? 7:4। यही हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ कर रखिएगा। बहुत ही दोस्तों अच्छी तरीके से बारीकी से मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए कराया है। इसलिए अगर आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप लोग उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रहे। बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न में। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है 35 घंटे में एक नाव 360 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है और उसी बिंदु पर लौटती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव शांत पानी में 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? यही आप लोगों को बतानी है। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करता हूं कि इसे मिटा देता हूं, आप लोग तब तक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मानकर चलते हैं दोस्तों कि जो नाव है वो ए बिंदु से चलना धारा के अनुकूल अर्थात धारा की दिशा में प्रारंभ करती है और बी बिंदु तक पहुंचती है और फिर बी बिंदु से धारा के प्रतिकूल वापस बिंदु ए पर आ जाती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में यही ना कहा जा रहा है 35 घंटे में एक नाव 360 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है और उसी बिंदु पर लौटती है। मानकर चलते हैं दोस्तों कि ए बी की जो दूरी है वो है 360 किलोमीटर। कितना है? 360 किलोमीटर। अगर हम आपसे पूछेंगे कि जाने में और वापस लौटने में नाव द्वारा टोटल तय की गई दूरी जो है वो कितनी है तो आपका जवाब क्या होगा? दोस्तों आपका जवाब होगा 720 किलोमीटर। कितना होगा भैया? 720 किलोमीटर, यानी कि 360 का दुगना। भाई जब गया है 360 किलोमीटर और आएगा 360 किलोमीटर तो टोटल जो दूरी होगी वह 720 किलोमीटर ना होगा? बताइए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर केवल और केवल d बराबर समझ कर रखेंगे 360 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जानते हैं क्या करते हैं हम लोग दोस्तों? लेकर चलते हैं हम लोग यहाँ पर टोटल समय लेकर चलते हैं। टोटल समय मैंने आप लोगों को बताया था, टोटल समय बराबर होता है 2dx अपॉन x² - y²। ठीक है, टोटल समय है भैया कितना? 35 घंटा। तो हम यहाँ पर 35 लिख लेंगे। 2d यानी कि 360 दूनी कितना होगा? 720। तो हम यहाँ पर 720 लिख लेंगे, गुना हो जाएगा x। अब बटा में धारा की जो चाल है वो दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर घंटा, इसलिए x² - 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। कटेगा तो कटा दीजिए।
7 से कटेगा, कटाइए तो 7 से कटेगा तो 7 से बिल्कुल भी नहीं कटेगा। 5 से कट जाएगा, 5 सते 35 और यहाँ पर 5 से कट जाएगा, 5 कम 5, 2 उधर जाएगा 22, 5 चौके 20, फिर 2 उधर जाएगा, 5 चौके 20। ठीक है, कट गया, लो भैया कट गया। तो हम क्या करते हैं इधर दोस्तों, इधर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 7 को x स्क्वायर माइनस 9 के साथ गुना करेंगे तो मिल जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 7 9 63 बराबर 144x। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं 7x स्क्वायर माइनस 144x माइनस 63 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, हम 63 को और 7 को गुना करेंगे ऐसे, 63 गुना 7। ठीक है, इस तरीके से गुना करेंगे और गुना करके दो ऐसा संख्या प्राप्त करेंगे जिसे घटाने पर माइनस 144 मिल जाए। क्या करने पर, तो घटाने पर। समझिएगा कैसे दोस्तों, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 7 तिया 21 21 तिया 63 गुना 7। दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम करना चाहें तो 7 49 49 तिया हो जाएगा, 9 तिया 27 के साथ हासिल लगा 2 और 4 तिया 12 12 2 14 147 147 बचा काची है तो केवल 3 बचा हुआ है। 147 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो भैया केवल और केवल बचेगा 144। 144 है ना बचेगा भाई, बताओ। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, बताइए ऐसे। उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि माइनस 144 कैसे आ सकता है। माइनस 147 प्लस 3, माइनस 147 प्लस 3, यानी कि माइनस 147 में से प्लस 3 को घटाया जाए तो माइनस 144 मिल जाएगा। दोस्तों हम क्या करेंगे कि दोनों में 7 से भाग देंगे, बात को समझिएगा। दोनों में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। यहाँ पर हमें प्लस 3 में भाग दे या ना दे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन माइनस के साथ भाग देंगे। दोस्तों एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक रहेगा तबे भाग देंगे। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी गुणांक नहीं रहेगा, केवल और केवल एक्स स्क्वायर रहेगा, तो हम भाग नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, 7 से भाग देते हैं। 7 दूनी के 14, 7 एकम 7, यानी कि मिल जाएगा माइनस 21। और ये कितना है, प्लस 3। दोस्तों इन दोनों में जो माइनस है ना, यही हो जाएगा एक्स का मान। एक्स का मान यानी कि शांत जल में नाव की चाल। दोस्तों शांत जल में नाव की चाल हो जाएगा 21 किलोमीटर पर घंटा। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। बात को आप लोग ध्यान से समझकर रखिएगा, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर किसी बच्चे को डाउट लगेगा तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है नाव शांत पानी में 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो जब शांत जल में नाव की चाल पता चलिए चुका है तो हम दूरी निकाल नहीं सकते हैं भाई। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल है 21 और समय भैया दिया हुआ है इसमें 6 घंटा। 21 छक्का कितना हो जाएगा भैया, तो 126। 126 किलोमीटर। 12 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, कोई भी दोस्तों आप लोग दिक्कत नहीं करिएगा क्वेश्चन को समझने में और साथ ही उसके आंसर को भी समझने में। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा कि सर बहुत ही स्लो बता रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एक बार में बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी बार बार नहीं बता रहा हूं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं हर एक क्वेश्चन को इतना बारीकी से समझाऊं कि
कि आप लोगों को उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आप लोग उस क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरीके से प्राप्त कर सके अपने सॉल्यूशन के माध्यम से। ठीक है, जो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ ना, आप लोग फिर से अपने से दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए और देखिए कि आप लोग उसका सही आंसर प्राप्त कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर सवाल में बताया जा रहा है स्टीमर का इंजन बंद है और यह बिंदु P पर एक नदी के बीच में है। यह नदी के साथ बहती है और 1 घंटे में एक बिंदु Q तक पहुंच जाती है। स्टीमर में मौजूद व्यक्ति फिर से इंजन चालू करता है और आधे घंटे में इसे वापस P तक लाता है। स्टीमर की शांत पानी की गति और नदी की धारा की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों मानकर चलते हैं कि नदी के बीचों बीच जो बिंदु है वो है P। ठीक है, हम लोग नदी के बीचों बीच एक बिंदु P ले लेते हैं जहां पर स्टीमर खड़ी है, अर्थात उस स्टीमर का जो इंजन है वो बंद है। ठीक है दोस्तों, जो स्टीमर है वो क्या करता है कि बिंदु P से बिंदु Q तक चलाता है, यही इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग स्वयं से बताइए, जब स्टीमर का इंजन बंद है तो वह स्वयं से तो नहीं बिंदु P से Q तक आएगा, बताइए आ सकता है? जब स्टीमर का इंजन बंद है तो स्टीमर अपने से बिंदु P से बिंदु Q तक आ सकता है? नहीं ना आ सकता है दोस्तों। अगर स्टीमर बिंदु P से बिंदु Q तक आया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे किसी अन्य कारक के द्वारा लाया गया है और यह जो कारक है वो कोई और नहीं है बल्कि धारा का प्रवाह है। क्या है? धारा का प्रवाह है, अर्थात जो धारा की दिशा है वो है P से Q की ओर। धारा बहने की दिशा किस ओर है? P से Q की ओर। इसलिए स्टीमर बिंदु P से बिंदु Q तक पहुंच जाता है। कितना घंटा में? तो भैया पहुंच जाता है 1 घंटा में। P से Q तक जाने में लगने वाला जो समय है वो है 1 घंटा। जब Q बिंदु पर स्टीमर आ जाता है तो स्टीमर का जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है कि स्टीमर के इंजन को चालू करके पुनः से स्टीमर को बिंदु Q से बिंदु P तक वापस ले आता है। तो दोस्तों जब ड्राइवर स्टीमर को बिंदु Q से बिंदु P तक लाया होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टीमर ने स्वयं से दूरी तय की होगी, क्योंकि इस तरफ तो बिल्कुल भी धारा का प्रवाह नहीं है जिससे कि स्टीमर Q से P की ओर जा सके। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यह समझ कर चलेंगे कि जब स्टीमर Q से P की ओर गया है तो कहीं ना कहीं स्टीमर की जो चाल होगी धारा के प्रतिकूल वो हो जाएगी x प्लस वाई। क्या होगा भैया? x प्लस वाई। और धारा के अनुकूल स्टीमर की जो चाल होगी वो हो जाएगी 0 प्लस वाई। खाली धारा की चाल रहेगी, बिल्कुल भी स्टीमर की चाल नहीं रहेगी। दोस्तों T2 यानी कि धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में लगने वाला जो समय है वो है 1.5 घंटा। नहीं, कितना है? आधा घंटा है। आधा घंटा है। हम यहाँ पर आधा घंटा यानी कि 1/2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए तो दूरी निश्चित है कि नहीं है, बताइए तो। P से Q या फिर Q से P तक की जो दूरी है वो क्या अलग अलग है कि एक ही है? दोस्तों एक ही है, अर्थात निश्चित है। हम क्या करते हैं कि दूरी लेकर चलते हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। हम धारा के अनुकूल चाल केवल और केवल ले लेंगे y। देखिए स्टीमर का चाल 0 है, इसलिए यहाँ पर केवल आएगा धारा की चाल। समय कितना लग रहा है भैया धारा के अनुकूल? तो 1 घंटा। तो हम यहाँ पर 1 घंटा लिख लेंगे। ठीक है, अगर बात करें धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
एक्स माइनस वाई। यहाँ पर क्या होगा भैया, एक्स माइनस वाई होगा, प्लस नहीं होगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, और समय कितना लग रहा है भैया, समय लग रहा है 1/2। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं इन दोनों समीकरणों का एलएचएस पक्ष आपस में बराबर है, इसलिए इनका आरएचएस पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। जब आरएचएस पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा तो दोस्तों लिख सकते हैं 2y बराबर x माइनस वाई, अर्थात x बराबर लिख सकते हैं 3y, या फिर x बटा y बराबर लिख सकते हैं 3/1। बताइए, लिख सकते हैं x बटा वाई बराबर 3/1, यानी कि शांत जल में स्टीमर की जो चाल होगी वो होगी 3 किलोमीटर पर घंटा, और धारा की जो चाल होगी वो होगी 1 किलोमीटर पर घंटा। शांत जल में स्टीमर की चाल और धारा की चाल का जो अनुपात है वो है 3:1। यही हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट आंसर होगा। किसका, तो 13 का। समझकर अच्छे से रखिएगा, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, अगर गलती से प्लस बोल दिए हैं तो प्लस नहीं होगा। अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। 14 नंबर सवाल में बताया जा रहा है, धारा के साथ एक निश्चित दूरी तक जाने के लिए नाव द्वारा लिया गया समय धारा के विपरीत तय की गई उतने ही दूरी में नाव द्वारा लिए गए समय से 33.33% कम है। यदि शांत पानी नाव की गति 40% कम कर देता है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो यह धारा की दिशा में 5 घंटों में कितनी दूरी तय करेगा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई दोस्तों परीक्षा में इसे पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बिल्कुल भी मिस करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन में बताए गए कथन को धीरे धीरे तोड़ तोड़कर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए पहले कथन में क्या बताया जा रहा है, पहले कथन में बताया जा रहा है धारा के साथ एक निश्चित दूरी तक जाने के लिए नाव द्वारा लिया गया समय धारा के विपरीत तय की गई उतने ही दूरी, यानी कि दूरी निश्चित है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं है, उतने ही दूरी में नाव द्वारा लिए गए समय से 33.33% कम है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दूरी निकालते हैं धारा के विपरीत। ठीक है, धारा के विपरीत निकालते हैं, क्योंकि धारा के विपरीत ही तय की गई उतनी ही दूरी में नाव द्वारा लिए गए समय से 33.33% कम है। दोस्तों मानकर चलते हैं कि यहाँ पर जो दूरी है वो है डी। दूरी बराबर होता है ना, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। दोस्तों धारा के विपरीत जो चाल होगी वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है एक्स माइनस वाई। समय लेकर चलते हैं भैया टी, समय कितना लेकर चलेंगे, तो टी लेकर चलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर धारा के साथ। धारा के साथ अगर तय की गई दूरी निकालना चाहें तो धारा के साथ चाल आ जाएगा एक्स प्लस वाई, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को रुकना होगा, किसके लिए, तो समय के लिए। दोस्तों बताया जा रहा है धारा के साथ एक निश्चित दूरी तक जाने के लिए नाव द्वारा लिया गया समय धारा के विपरीत तय की गई उतने ही दूरी में नाव द्वारा लिए गए समय से, यानी कि इससे ठीक है, लिए गए समय से 33.33% कम है। सबसे पहले हम लोग 100% में से क्या करते हैं भैया, घटाते हैं। 100 में से घटाते हैं किसको, तो 33.33 है ना, 3 को ऐसे हम घटाते हैं, कितना आएगा बताओ, कम पूछा है ना, तो कितना आएगा भैया, 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा 6, और यहाँ पर भैया हो जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा 6, यानी कि
टी का 66.67% है। 100% में से 33.33% डाउन होगा, कम होगा तो अतने परसेंट ना आएगा। बताइए हाथना परसेंट है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इस टी का हाथना परसेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग दशमलव और परसेंट लेकर चलोगे तो काफी दोस्तों यह लॉन्ग हो जाएगा, जो कि ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को करना नहीं है। ठीक है, समझिएगा दोस्तों। आप लोग देखिए यहाँ पर 66.67 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 66.67 बराबर 66.666 ... बताइए दशमलव के बाद 6 बार बार आता होगा, इसलिए दशमलव के बाद 6 के बाद 6 में एक जोड़कर लिख दिया गया है। तो दोस्तों हम लोग चाहे तो 66.67 को इतना लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम इतना लिख सकते हैं तो हम इतना भी लिख सकते हैं 66.6 पर एक रिंग। जो बार बार अंक आ रहा है, जो अंक दशमलव के बाद अपने आप को पुनरावृत्ति कर रहा है, तो दोस्तों हम उसके ऊपर रेकरिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसे परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। हालांकि यह परिमेय संख्या ही है, लेकिन यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। हमें परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में बदलना है। इस परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे समझिएगा। दशमलव और रेकरिंग को हटाकर मूल संख्या लिखेंगे। कितना होगा, 666 होगा। ठीक है, दशमलव के बाद देखिए तो रेकरिंग वाला टोटल कौगो अंक है, तो दोस्तों रेकरिंग वाला टोटल एगो अंक है। दशमलव के पहले बिना रेकरिंग वाला टोटल कितने अंक है, दशमलव के पहले बिना रेकरिंग वाला टोटल 2 गो अंक है। तो हम इन दोनों अंकों को माइनस चिन्ह देकर यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बटा में दोस्तों हम लोग लिख लेंगे क्या, तो हम लोग लिख लेंगे 9 कैसे आएगा भैया, तो देखेंगे दशमलव के बाद रेकरिंग वाला कौगो अंक है। दशमलव के बाद जितना अंक रेकरिंग वाला होगा उतना ही अंकों को गिनकर हम नीचे 9 लिख लेंगे। दशमलव के बाद केवल एगो अंक रेकरिंग में है, इसलिए यहाँ पर एगो 9 आएगा। दशमलव के बाद कोई भी अंक बिना रेकरिंग वाला नहीं है, इसलिए 9 के बाद कोई भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, इतना समझ गए। 666 में से 66 को घटाएंगे तो 600 बटा में 9। ठीक है भैया, परसेंट है तो परसेंट के 1/100 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर 2 0 से 2 0 खत्म, 3 से कटा दीजिए, 3 दूनी के 6, 3 के 9, यानी कि हम लोग आतना के स्थान पर 2/3 लिख सकते हैं। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में, बता सकते हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से। ठीक है, बता सकते हैं हमको। अगर किसी को भी प्रॉब्लम होगा तो मैं आप लोगों को इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाकर समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर 2/3 लिख लेंगे। ठीक है भैया, चलो हमने यहाँ पर 2/3 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर टी को हम इधर भेजें तो हो सकता है d/t, यहाँ पर हम t को इधर भेजें तो हो सकता है d/t। अगर है समीकरण 1 है, t हटा दीजिए, अगर है समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो दोस्तों देख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में इनके LHS पक्ष आपस में बराबर हैं। जब इनके LHS पक्ष आपस में बराबर हैं तो दोस्तों इनके RHS पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों बराबर कर देंगे तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, x - y बराबर 2 × x + y अपॉन 3 × कुछ नहीं, बस खाली 3।
ठीक है, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करिए दिए तो नीचे कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। हालांकि आप लोग क्या करो कि 3 को यहाँ पर ले आ दो, यहाँ पर, और नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। बस अब डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे। 3 को x से गुणा करेंगे, 3x माइनस 3y बराबर 2x प्लस 2y। इधर 3 गो x है, इधर 2 गो x है, बचेगा केवल x। भैया माइनस 3y को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस 3y प्लस 2y, हेजा बच जाएगा प्लस 5y। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का जो अनुपात है वो है 5:1। कितना है? 5:1 है। तो दोस्तों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए तो ऐसे ई का चाहिए बताइए तो एक्स वाई क्या है? एक्स वाई चाल है ना। तो हम यहाँ पर एस लिख कर यहाँ पर लिख देंगे 5। अब फिर दोस्तों हम आगे लिख देंगे, आगे कुछ मत लिखिएगा, आगे कुछ भी मत लिखिएगा। क्वेश्चन पर सबसे पहले हम चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है भैया? देखिए तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, समझिएगा आप लोग यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि शांत पानी नाव की गति 40% कम कर देता है। पहले शांत पानी में नाव की जो चाल थी वो थी कितना भैया? तो 5 यूनिट। पहले धारा की जो चाल थी वो थी कितना? तो भैया 1 यूनिट। जब 40% कम कर दिया जा रहा है तो दोस्तों अगला जो मान होगा नए का वो कितना मिलेगा बताइए? तो उसके लिए निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं भाई। कैसे निकालते हैं तो समझिएगा। कितना कम करना है? 40% ना। 100 में से 40 जाएगा, बचेगा 60। भैया 60% को लिख सकते हैं 60/100, 0 0 खत्म, 2 3 6, 2 5 10, यानी कि 3/5। हम यहाँ पर लिख सकते हैं भैया 5 यूनिट का, यहाँ पर 5 का लिख सकते हैं 3/5। 5 5 खत्म भैया, बचेगा 3, यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे 3। जब शांत जल में नाव की चाल में 40% की कमी हो जाती है तो उसका नया चाल 3 यूनिट आ जा रहा है। अब बात आ रही है समझ में? सब आएगा। कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, हमें क्वेश्चन में दिए गए कथन को तोड़ कर धीरे धीरे समझने का प्रयास करना होगा, तभी आप क्वेश्चन के आंसर को सोल्व कर पाइएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। ठीक है, कितना प्यार से दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। आप जानते होंगे कि जो चाल होता है उस समय का इन्वर्स होता है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर हम चाल बोल रहे हैं, जो समय होता है वो दोस्तों चाल का व्युत्क्रम अनुपाती होता है, या फिर बोल सकते हैं कि जो चाल होता है वो समय का व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ऐसे लिख सकते हैं ना? अरे भाई नहीं लिखते हो आप लोग? चाल बराबर दूरी बटा समय। बताओ, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कभी भी नहीं बदलती है, दूरी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो दूरी दोस्तों जब कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पर बदलने वाली राशि कौन कौन रहेगी? तो चाल और समय। चाल बढ़ेगा, समय घटेगा, समय बढ़ेगा तो चाल घटेगा। दोस्तों हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। जैसे हाई उल्टा है ना, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर उल्टा कर देंगे समय के लिए। यहाँ पर आ जाएगा 3 यूनिट, यहाँ पर आ जाएगा 5 यूनिट। यानी कि जब शांत जल में नाव की चाल 5 यूनिट था तो उस समय दोस्तों जो समय था वो था 3 यूनिट। जब नया चाल 3 यूनिट आ चुका है तो दोस्तों समय में 2 घंटा की वृद्धि हो चुकी है। देख सकते हैं 2 घंटा की वृद्धि होने पर यहाँ पर आ चुका है 5 यूनिट। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है, देख सकते हैं इसमें बताया जा रहा है 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे 2 घंटे अधिक लगते हैं। दूरी तो नहीं बदलता है ना भैया, ये चाल है, दोनों को दोनों चाल है तो दोनों के जगह पर दूरी एक ही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों 5 यूनिट का
चाल निकालते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो भैया यहाँ पर लिख सकते हैं 5 यूनिट बराबर दूरी कितना है, दूरी है 30 किलोमीटर। भैया दूरी नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। आज समय कितना है, तो भैया समय है 3 यूनिट। जब चाल था 5 यूनिट तो समय 3 यूनिट, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा, 3 दहिया 10। 5 यूनिट बराबर है कितना के, तो भैया 10 किलोमीटर पर घंटा के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा के। देख सकते हैं x है 5 यूनिट, y है 1 यूनिट, अर्थात x बटा y बराबर में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, तो भैया यहाँ पर लिख सकते हैं 10 और यहाँ पर लिख सकते हैं 2। पूछा है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा के लिए दोस्तों x के चाल में y की चाल ऐड हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12। समय दिया हुआ है कितना, तो समय दिया हुआ है 5। तो दूरी निकल गया धारा की दिशा में 60 किलोमीटर। बन गया, सॉल्यूशन हो गया। बस अब आप लोगों को क्या करना है कि फास्ट तरीके से कैलकुलेशन करना है। जितना मैं आप लोगों को धीरे धीरे सिखा रहा हूं, उतना ही दोस्तों आप लोगों को अपने एग्जाम में फास्ट तरीके से इन प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है। कोई भी अगर टीचर अपने शिष्यों को सिखाता है तो पहले धीरे धीरे ही सिखाता है, फास्ट तरीके से बिल्कुल भी नहीं सिखाता है। अगर कोई स्टूडेंट तलवार भांजना सीख रहा है तो उसका जो गुरु है वो डायरेक्ट ऐसे से नहीं सिखा देगा कि ऐसे तलवार भांजा जाता है। वो धीरे धीरे बताएगा कि पहले ऐसे लिया जाता है, फिर ऐसे लिया जाता है, फिर ऐसे किया जाता है, फिर दुश्मन के पैरों को देखा जाता है, फिर अपने पैरों को देखा जाता है। धीरे धीरे सिखाता है। जब वह ट्रेंड हो जाता है तो दोस्तों वो भी तेजी से तलवार चलाना सीख जाता है। अगर आपको डांस करने नहीं आता है, आप यदि डांस के टीचर के पास जाते हैं तो वो क्या डायरेक्ट बताते हैं कि ऐसे से ना चलेगा, ऐसे से ना चलेगा, नहीं ना। पहले वो आपको क्या करते हैं कि एक एक स्टेप को सिखाते हैं। जब आप सारे स्टेप डांस के सीख जाते हैं तो वो आपको फिर से प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रैक्टिस करते करते जब आप डांस में ट्रेंड हो जाते हैं तो दोस्तों आप तेजी से डांस कर जाते हैं, कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर भी। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए सबसे पहले हमें किसी चीज को अच्छे से समझना होता है। जब हम उस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर उस चीज को हमें करने में ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर हाथाना धीरे धीरे पढ़ाइएगा, हाथाना स्लोली सिखाइएगा, तब तो लग रहा है कि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने में सारा समय बीत जाएगा। तो दोस्तों ये सोचना आप लोगों का गलत है। फास्ट अगर हम पढ़ाने लगे, फास्ट तरीके से बताएं, आप बुझाए कुछ ना, तो फिर आप लोगों को मेरा वीडियो देखने से क्या फायदा, कुछ फायदा होगा, नहीं होगा। इसलिए काम ऐसा करना है जिससे कि आप लोगों को फायदा हो सके। ठीक है, अब क्या करते हैं, बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर, तब तक हम इसे मिटा देते हैं। 15 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, एक नौका को धारा के साथ P1 से P2 तक जाने के लिए 96 मिनट लगते हैं। P1 और P2 के बीच की दूरी 19.2 किलोमीटर है। दोस्तों हम यहाँ पर एक ले लेते हैं P1 और एक ले लेते हैं P2। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दिया हुआ है कितना, 19.2 किलोमीटर। हाँ किलोमीटर, तो यहाँ पर किलोमीटर लिख लेते हैं। लिखना कोई आवश्यक नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, यदि शांत पानी में नौका की गति धारा की गति की तुलना में 4 गुना अधिक है। दोस्तों हम मानकर चलते हैं कि धारा की जो गति है वो है x। मान लेते हैं धारा की जो गति है वो है क्या, तो वो है दोस्तों x। चाहे आप y मानिए ना, y मानिए। धारा की गति को हमेशा और हमेशा y ही माना जाता है। तो कह क्या रहा है भैया, कह रहा है यदि शांत पानी में नौका की गति धारा की गति की तुलना में 4 गुना अधिक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
4 गुना अधिक है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि 4 गुना है। अगर 4 गुना बोलता ना तो आप नाव की गति को अर्थात नाव की चाल को शांत जल में 4y ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन बोल रहा है 4 गुना अधिक है। 4 गुना अधिक कहने का मतलब y प्लस वाई का 4 गुना, समझिएगा, y प्लस वाई का 4 गुना। तो भैया y प्लस वाई का 4 गुना क्या आएगा बताओ तो? y प्लस वाई का 4 गुना क्या आएगा? तो 5y आएगा। अर्थात शांत जल में नाव की जो चाल होगी वो होगी 5y। समझ कर रखिएगा 5y, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर 5y ले लिए, ठीक है, समझ कर अच्छे से रखिएगा। तो चलिए 5y हो गया शांत जल में नाव की चाल और y हो गया धारा की चाल। बस उतने दोस्तों समझकर अच्छे से रखना है। और बिना कि 4y कर देना तो भैया गलती हो जाएगा। ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बताया जा रहा है धारा के विपरीत 5.2 घंटे में नौका कितनी दूरी तय करेगी। तो इसको तो बाद में सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर y का मान निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में पहले बोला गया है एक नौका को धारा के साथ अर्थात धारा के अनुकूल P1 से P2 तक जाने के लिए 96 मिनट लगते हैं धारा के साथ। तो दोस्तों दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। अगर धारा के अनुकूल है तो 5y में y ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6y। गुना समय कितना है? 96 मिनट। तो हम यहाँ पर 96 लिख कर अब बटा में 60 लिख लेंगे, यानी कि मिनट को घंटा में चेंज कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। दूरी है कितना? 19.2 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर 19.2 लिख सकते हैं, या नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 192 अब बटा में 10। 19.2 को 192 बटा में 10 लिख सकते हैं। हाई जीरो से हाई जीरो खत्म, ठीक है। यहाँ पर कटेगा तो कटाइए तो 6 एकम 6 और यहाँ पर 6 छः के 36 कट गया, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कटेगा 192 16 से 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 6 दूनी के 12, यानी कि y बराबर निकल जाएगा 2, ठीक है। हम क्या करेंगे कि y की सहायता से नाव की चाल निकाल लेंगे शांत जल में। तो कुछ नहीं करना है, बस हमें 2 को 5 के साथ गुना कर देना है तो नाव की चाल निकल कर आ जाएगा शांत जल में कितना? 10 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। सारा चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन में कहा जा रहा है धारा के विपरीत 5.2 घंटे में नौका कितनी दूरी तय करेगी। तो भैया दूरी निकालना है। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। हमें निकालना है धारा के विपरीत। 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8। समय दिया हुआ है कितना? तो 5.2 घंटा, यानी कि 52 बटा में 10 लिख सकते हैं भैया। 52 बटा में 10 कटा है तो कटा दीजिए, नहीं तो 52 को 8 से गुना कर दीजिए। 52 को 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 8 दूनी के 16, 6 हाथ से लगा 1, 8 45 40 1 41, 41.6 41.6 ही क्या होगा? राइट आंसर होगा। 15 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। अब बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है धारा की गति 12 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। चलिए भाई हम y बराबर ले लेते हैं 12 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और शांत पानी में नाव की गति 20 किलोमीटर पर घंटा है। चलिए x बराबर हमने ले लिया 20 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। आगे बात करते हैं। एक नाव धारा के साथ एक बिंदु x से दूसरे बिंदु y तक की यात्रा के लिए कुल 36 घंटे का समय लेती है और बिंदु Z पर वापस आती है जो बिंदु X और Y के मध्य में है। दोस्तों हम पहले
दो गो बिंदु लेते हैं, एक गो बिंदु हो गया x और एक गो बिंदु हो गया y, इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं के बीचों बीच एक बिंदु स्थित है, जो कि दोस्तों कहाँ है, वो दोस्तों बीचों बीच स्थित है x और y के। तो हम यहाँ पर x और y के बीच उस बिंदु को लिख लेंगे जिसका नाम है z, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन में यही ना कहा जा रहा है, एक नाव धारा के साथ बिंदु x से बिंदु y तक की यात्रा के लिए कुल 36 घंटे का समय लेती है और बिंदु z पर वापस आती है, ठीक है। तो जानते हैं हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे टोटल समय भैया लिखेंगे समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है भैया दूरी बटा में चाल, ठीक है। तो दोस्तों इसको ऐसे लिखिए ना आप लोग, ऐसे लिख सकते हैं। मानकर चलते हैं कि t1 समय लग रहा है, t1 समय लग रहा है कहाँ से कहाँ तक जाने के लिए, x से y तक जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं d अब बटा में समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन में कहा जा रहा है धारा के साथ, यानी कि धारा x से y की ओर बह रही है, समझ कर रखिएगा। तो चाल आ जाएगा नीचे कितना 12 प्लस 20 इतना आ जाएगा, ठीक है। समझ कर अच्छे से रखिएगा। बराबर में लिख सकते हैं d अब बटा में 20, 10 30 2 32। अब बात करते हैं अगले समय का, t2 समय का, ठीक है भाई। t2 समय में दोस्तों बताया जा रहा है कि यह y से z तक दूरी तय करती है, जो कि x y का आधा दूरी है। तो भैया हमने यहाँ पर आधा दूरी लिख लिया, ठीक है। हाई भागा है तो भैया हम यहाँ पर भागा के स्थान पर गुणा लिख देंगे, गुणा लिखेंगे तो 1 चल जाएगा ऊपर और जो चाल है वो आ जाएगा नीचे। हम क्या करेंगे 20 में से 12 को घटा कर लिखेंगे, कितना आएगा 8, बोलिएगा 20 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। d बटा में 2 अब बटा में हो जाएगा 8 भागे 8 है 1/8, हाँ सही है, चलिए भैया सही है। बराबर में हो जाएगा कितना, तो बराबर में हो जाएगा d अब बटा में 16, ठीक है। चलिए दोस्तों जब हम t1 को t2 में जोड़ेंगे तो हमें टोटल समय मिलेगा। टोटल समय आपके क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है भाई, तो टोटल समय दिया गया है 36 घंटा। तो जोड़ेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो हाँ ये दोनों जोड़ाएगा। तो लिख सकते हैं 36 बराबर d को कॉमन निकाल देंगे, इन दोनों में d है, d कॉमन निकाल देंगे और कोष्ट में हो जाएगा 32 प्लस 16 आप बटा में 32 को 16 से गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट गुणा करिए 32 को 16 से करो ना। यहाँ पर 6 दूनी के 12, हासिल लगा 1, 6 18 1 19, 32 से कम 32, 2 9 2 11 के 1, हासिल लगा 1 3 1 4 1 से लिया 5, 512 नीचे आ जाएगा 512, ठीक है। हेने देखिएगा आप लोग 36 बराबर d गुना 32 प्लस 16 कितना हो जाएगा 16 16 32 16 48 अब बटा में 512, ठीक है। यहाँ पर कटेगा भैया देखिए तो 12 12 दूनी 24 32 36 अब 12 चौके 48, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 3, चलिए कट गया 512 कटेगा 4 से, 4 एकम 4 11 हुआ ना, तो भैया 4 दूनी के 8 और 4 8 32, चलिए कट गया। अब क्या करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर, अब हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे बस d निकालेंगे। d बराबर हो जाएगा 128 को 3 से गुणा कीजिए, 8 तरीके 24 के 4 हासिल लगा 2 12 यानी 36 2 38 384 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है भैया, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, समझिएगा दोस्तों क्या पूछा गया है, x और y के बीच की दूरी क्या है, यानी कि d पूछा हुआ है। d x से y तक की अगर दूरी d होगी तो d पूछा है, निकल कर आ चुका है 384 किलोमीटर। 16 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, समझ कर रखिएगा। इसी तरीके से हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही तक। आप लोगों को भी दोस्तों अब बोरिंग लग रहा होगा कि सर बहुत ज़्यादा का क्लास हो गया है, ज़्यादा समय हो गया है सर, अब हम लोग नहीं देखेंगे। और साथ ही दोस्तों जो वीडियो है वो लॉन्ग हो भी चुका है, ठीक है। अब हम आगे के क्वेश्चन को अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। अगर दोस्तों आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई है, इस वीडियो में बताए गए समस्त कुल जितने सारे नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित प्रश्नों के सॉल्यूशन है, अगर वो समझ में आई है तो दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तो दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलेगा तो दोस्तों जो यूट्यूब है वो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पास रिकमेंड करेगा, जिससे कि मेरा जो वीडियो है वो बहुत सारे बच्चों तक पहुँच पाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।